नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोरोना संकट के बीच सरकार का फैसला, विदेश में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी सरकार। 7 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, रिकवरी रेट में 27.5% का इजाफा। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर बढ़ेगा कोरोना। प्रवासी मजदूरों से रेल टिकट का पैसा वसूलने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मजदूरों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप, सोनिया गांधी ने राज्य इकाइयों को टिकट के पैसे देने के दिए निर्देश। मजदूरों से किराया वसूल पर मचे घमासान के बीच राज्य सरकारों का फैसला, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकारें मजदूरों की वापसी का उठाएंगे खर्च। और कोरोना संक्रमण के चलते यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा चली। 31 मई को होनी थी परीक्षा। 20 मई को हालात की समीक्षा के बाद नई तारीखों का होगा ऐलान। दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। इसके लिए सरकार 7 मई से चरणबद्ध तरीके से विदेश में फंसे लोगों को वापस लाएगी। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाजों और नौसेना के जहाजों के द्वारा की जाएगी। इसे लेकर मानक संचालन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे परेशान भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को खुद पैसा देना होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसे भारतीय जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हें ही लौटने की मंजूरी होगी। उन्हें भुगतान के आधार अस्पताल या संस्थागत पृथकवास में रखा जाएगा। वहीं देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन के तीसरे चरण की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटकर सहूलियत दी गई है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर यह सहूलियत दी जा रही है। साथ ही गृह मंत्रालय ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि सामान खरीदारी के समय सतर्कता जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता जरूरी है, वहां पर फेस मास्क लगाना जरूरी है। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी जा रही छूट के दौरान भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ये नोटिस किया गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में छूट देने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान नहीं कर रहे। प्रतिबंधों में ढील होते ही संक्रमण की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। उधर गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की कोई समस्या नहीं आए। इसके लिए गृह मंत्रालय में कंट्रोल रूम नंबर 1930 और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1033 का उपयोग ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को करने के लिए कहा गया है। सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई
हर जरूरतमंद मजदूर के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी। सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक और कामगार घर वापस नहीं लौट पाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों के पास इस वक्त कोई साधन नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने मजदूरों का रेल किराए का खर्च उठाने का फैसला किया है। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतजाम। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों के टिकट के किराए में 85% की सब्सिडी दी है और शेष 15% किराया राज्य सरकार को देना होगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार भी टिकट के लिए भुगतान कर सकती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो कांग्रेस शासित राज्यों को भी ऐसा ही करने को कहे। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश संलग्न किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती है। एक तरफ जहां लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी हो रही है, वहीं रेल किराया चुकाने को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी चरम पर है। प्रवासी मजदूरों के किराए पर जारी घमासान के बीच कुछ राज्यों ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मजदूरों का किराया खुद वहन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। बाहर से आए लोग 21 दिन बाद क्वारंटीन सेंटर से निकलेंगे तो खर्च के अलावा 500 रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी प्रवासी मजदूरों का किराया देंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों, छात्रों को अपने जेब खर्च से उनके घर भेजेगी। साथ ही जो व्यक्ति सड़क मार्ग से, बस से अपने राज्य में जाना चाहता है, उसको राजस्थान की सीमा तक मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाएगा।
ये लोग जो वापस घर आ रहे हैं, इनका पूरा किराया केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। जब विदेशों से चार्टर प्लेन कर हम लोगों को ला सकते हैं वापस हिंदुस्तान, तो फिर ये गरीब मजदूर जो हैं, जो फंसे हुए हैं परिवार, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको वापस लाने के लिए खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। और मैं सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस अध्यक्षा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो आज स्टैंड लिया है कि इन लोगों का खर्चा अगर सरकार वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आके इनके पूरा किराया, उनका खर्चा वहन करेगी। और हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है जो स्टेटमेंट आज सोनिया जी ने दिया है, और इन लोगों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम लोग पूरी सहायता करेंगे। उधर गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना सूरत के बाहरी इलाके के वरेली गांव की है। प्रवासी मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने का इंतजाम किया जाए। अधिकारी ने बताया कि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। उधर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद मजदूर पैदल और साइकिल से पलायन करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के अकोला से 14 मजदूर साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। इन मजदूरों का घर 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में है। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ये घर जा रहे मजदूरों का कहना है कि वे लोग प्रशासन को घर पहुंचाने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब वे साइकिल से ही घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। फैसला इसलिए कि अभी कुछ साधन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं साइकिल से। प्रशासन ने तो अभी बोल दिया ना कि गाड़ी की प्रशासन बोला है, लेकिन गए थे हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ से भी भेज दिया ना, नहीं होगा बोल के। पुलिस वाले को पूछा लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेशों में फंसे लोगों के आने जाने की अनुमति दी गई है। इनमें प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं। यह अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में बसों में लोगों को ले जाने या ट्रेन चलाने की जो इजाजत दी गई है वो फंसे लोगों के लिए है। यह अनुमति उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन से पहले अपने स्थान से चल चुके थे, लेकिन पाबंदी लगते ही वे अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोग अब राज्य के दिशा निर्देश में अपने घर तक जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर निकल पड़े थे, लेकिन बॉर्डर पार करते ही पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉकडाउन से भारत में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन से 54% लोगों की आमदनी कम हुई और 67% लोगों ने अपने खर्चों को कम कर लिया है। लोग अब गैर जरूरी चीजें जैसे कि शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाहर का खाना खाना, गाड़ियों की खरीद, पर्सनल केयर सर्विसेज पर होने वाले खर्चों में कटौती कर रहे हैं। सर्वे ये भी कहता है कि कोरोना वायरस से लोगों के खरीदारी करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। लॉकडाउन थर्ड के पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों में शराब की दुकानें खुली, जिसके बाद शराब की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ लग गई। कई दुकानों पर तो 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। भारी भीड़ की वजह से कई जगहों पर शराब की दुकानों को बंद करवाना पड़ा। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां शराब की दुकान खुलने से पहले दिन ही सरकार को 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 40 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन लॉकडाउन 3 में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, क्योंकि राज्य सरकारों की दलील थी कि उन्हें बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में तो आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के बाहर दुकानदारों को गार्ड तैनात करने को कहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। उधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने शराब की दुकानों को खोले जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो हमें भी दुकानों को खोलने देने का आदेश देना चाहिए। शराब की दुकानों पर स्पष्ट लिखा रहता है, शराब की बोतल पर स्पष्ट लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये साफ दिखाई देता है कि राज्य सरकारों ने अपने राजस्व की खातिर स्वास्थ्य के साथ समझौता किया है। अगर शराब की दुकानें देश के विभिन्न राज्यों में खुली हैं
तो फिर व्यापारियों की दुकानों को भी सरकार को, राज्य सरकारों को खोल देना चाहिए। हमारा यह आग्रह है कि या तो शराब की दुकान बंद हो, नहीं तो हमारे व्यापारियों की दुकान भी खुले। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले ही दिन मिली छूट के कारण दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर उमड़े, जिसके कारण कई जगह भगदड़ की स्थिति भी बनी। दिल्ली में ऐसी स्थिति बनने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अगर लोगों ने दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो हम पूरा एरिया सील कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर दुकानों के सामने ऐसी स्थिति बनी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर हमने रियायतें दी हैं, वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार को वेबसाइट को लगातार अपडेट करने के लिए भी कहा गया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 की रिपोर्ट दिल्ली में बहुत देरी से आ रही है। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। इसी वजह से राजधानी में इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। उधर गाजियाबाद के मोदी नगर में अवैध शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बीमार है। उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनके इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत शराब से नहीं बल्कि सैनिटाइजर पीने से हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सैनिटाइजर पीने से मौत हुई थी तो फिर उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। उधर अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम पर पश्चिम बंगाल दौरा खत्म हो गया है। कोरोना पर केंद्रीय टीम अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पश्चिम बंगाल के कोरोना प्रभावित इलाकों में केंद्रीय टीम 15 दिनों तक रही। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय टीम के बीच जमकर तकरार भी हुई। पश्चिम बंगाल से निकलते वक्त टीम का नेतृत्व कर रहे विनीत जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुधार की जरूरत है। साथ ही टीम ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर नसीहत दी है। केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि कोरोना के आंकड़ों को पेश करने में पारदर्शिता बरतें। कोरोना वायरस के प्रसार को कम करके नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही केंद्रीय टीम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मृत्यु दर अधिक होना जांच में कमी और कमजोर निगरानी को दर्शाता है। 15वां दिन है, हम लोग वापस जा रहे हैं और जितना भी संभव था हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग जगह गए, लोगों से मिले और देखा, मार्केट देखा, हमने हॉस्पिटल देखे और हिल एरियाज में भी गए, यहाँ के भी अलग अलग एरियाज में गए और देख करके अब जो भी हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई हुई है वो हम भारत सरकार को देंगे। टीएमसी ने केंद्र सरकार के सहयोग ना करने के आरोप पर पलटवार किया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बंगाल का केंद्र के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप आधारहीन है। उम्मीद है कि बीजेपी फर्जी खबरों की अपनी फैक्ट्री बंद करेगी। ब्रायन ने कहा कि केंद्र एक टीम बंगाल भेज रहा है और 2 टीम अन्य राज्यों में भेज रहा है, जो साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की स्थिति अन्य स्थानों से बेहतर है। उधर महाराष्ट्र के श्री हुजूर साहिब से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब से लौटे श्रद्धालुओं का महाराष्ट्र सरकार ने कोई टेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हम ज्यादा समस्याएं झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने कोई टेस्ट नहीं किया था तो कम से कम इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए थी, उसी के आधार पर हम एक्शन लेते। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पीड़ा से जूझ रहे महाराष्ट्र के नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब से लौटे 33 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। मेरी उनके जो रमेश टोपो जो उनके हेल्थ मिनिस्टर उनसे बात हुई और उन्होंने बताया, मैं कहा हमने वो सिंपल तापमान चेक किया, मैं कहा ये कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट तो प्रॉपर आप इनका सैंपलिंग करते, जो पॉजिटिव थे, जहाँ नेगेटिव थे, जहाँ इन्फेक्ट
लोग थे उनको साइड पे सेग्रीगेट करके उसके बाद करना था, नहीं किया। लेकिन हमारे को बता ही देते तो शायद हम 4 टीमें यहाँ से पहले भेज देते तो सेग्रीगेट कर लेते वहाँ जाके कि जे इन्फेक्टेड है, जे डिसइंफेक्टेड है, तो उनको 2 गाड़ियों में लेके आ सकते थे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। विंध्य क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बीजेपी में बगावत का बीड़ा उठाया है, जिसके बाद बीजेपी में सुगबुगाहट बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक विंध्य क्षेत्र के बीजेपी विधायकों ने रीवा में गुप्त बैठक की, जिसमें राजेंद्र शुक्ला का विरोध किया गया और आला कमान से उनकी शिकायत करने की भी खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला की विंध्य में पकड़ कमजोर होती जा रही है। सूत्रों को मिल रही खबर के मुताबिक शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में राजेंद्र शुक्ल को स्थान मिलना मुश्किल लग रहा है, जिसके बाद से राजेंद्र शुक्ला पिछले कुछ दिनों से अपने साथ 2 अन्य विधायकों को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री और प्रभावशाली लोगों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि मौजूदा 2G सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई और कारोबार में दिक्कत आ रही है। कोरोना महामारी के बीच राज्य में लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से जरूरी सलाह नहीं ले पा रहे। इंटरनेट के जरिए डॉक्टरों तक पहुंचने के अधिकार जीने के अधिकार के तहत आता है। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट स्पीड पर नियंत्रण आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ये फैसला सरकार पर छोड़ देना चाहिए। वहीं देश की संप्रभुता से जुड़े ऐसे मसलों पर सार्वजनिक तौर पर या फिर कोर्ट में बहस नहीं की जा सकती। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बैन कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सूबे में 2G मोबाइल सर्विस शुरू हुई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि वो कब्जे वाले क्षेत्रों को जल्द खाली किया जाए। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है, जिसमें साफ किया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर वहां किए जा रहे परिवर्तन के प्रयासों और इस तरह की कार्रवाइयों को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि इस मामले में भारत सरकार की स्थिति 1994 में संसद से पारित प्रस्ताव में साफ दिखता है। उधर लॉकडाउन में ढील के बाद उद्योगों में रौनक लौटने लगी है। देश की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के 3 संयंत्रों में उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। इन कारखानों में वास्तविक उत्पादन बुधवार से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम, धारूहेड़ा और उत्तराखंड के हरिद्वार संयंत्र में काम शुरू हो गया है। साथ ही कंपनी के राजस्थान के नीमराणा स्थित ग्लोबल पार्ट सेंटर का परिचालन भी फिर आरंभ हो गया है। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकार ने कारखानों को फिर शुरू करने के लिए कुछ राहत दी है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के नए अनुमान के मुताबिक जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 20% तक की गिरावट आ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने लॉकडाउन में ढील के बाद भी पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के बारे में कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में इस दौरान 2% तक की गिरावट आ सकती है।
मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वीके सुब्रमण्यम ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक जीडीपी ग्रोथ रेट 1 से 2% रह सकती है। केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन का असर पहली तिमाही में ग्रोथ रेट पर दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साल की दूसरी तिमाही में ग्रोथ फिर पटरी पर लौटेगी और इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि कोरोना संकट के कारण कितने लोगों की नौकरी जाएगी इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। उधर मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने बड़ा निवेश किया है। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेकर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पहले सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर चुकी है। वहीं फेसबुक ये निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कर रही है। खास बात यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का एक शेयर खरीदने के लिए सिल्वर लेक जितनी कीमत अदा करने जा रही है वो फेसबुक से मिली कीमत के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स के कारोबार की एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी थी, जबकि सिल्वर लेक ने इसे 5,15,000 करोड़ रुपए माना है। कोरोना संकट के कारण मंदी से जूझती इस दुनिया में जियो प्लेटफॉर्म्स का इतना भारी भरकम वैल्यूएशन एक बड़ी बात है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। आज सेंसेक्स 2002 अंक की गिरावट के साथ 31,715 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 566 अंक की गिरावट के साथ 9,293 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 5.94% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में 5.75% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 23 मार्च 2020 के बाद सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है। सुबह कारोबार शुरू होने पर सेंसेक्स 969 अंक नीचे और निफ्टी 326 पॉइंट नीचे खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बाजार 2085 अंक तक नीचे गिर गया था, लेकिन बाद में ये 2002 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। ये सेंसेक्स की 8वीं सबसे बड़ी गिरावट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।